Hello everyone, this is Nitin Rakesh, your faculty for Legal Aptitude GK. जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम लोग आज की क्लास में फंडामेंटल राइट शुरू करेंगे विच इज पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया और सेकंड पार्ट किया है लास्ट क्लास में। आई होप उसका मैंने आप लोगों को जो शीट है वो नहीं भेजा था। आज क्लास के बाद मैं आपको उसकी शीट भी स्टडी मटेरियल भी सेंड करूंगा। Before I start the class, I want to share some important information regarding preparations. We all know that CLAT has been postponed and it will be conducted on 24th of May now. Same with ALIT. ALIT has been postponed for 31st of May. So ये थोड़े updates हो गए about the exams. Now coming to our methodology of online classes. अभी तक जो स्टूडेंट्स मोबाइल पे हमारा ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे उनको वीडियो सीरीज का ऑप्शन नहीं दिख रहा था। सो अगर आप मोबाइल में भी हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं आपको वीडियो सीरीज का ऑप्शन दिखेगा एलएमएस पे। पहले एलएमएस पे वीडियो सीरीज का ऑप्शन केवल लैपटॉप पे था, मोबाइल पे नहीं था। अब दोनों पे है। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं या टैबलेट यूज कर रहे हैं तो आप वीडियो सीरीज के ऑप्शन पे जा सकते हैं। वीडियो सीरीज के ऑप्शन पे जब आप जाते हैं तो टीचर वाइज वीडियोस हैं। टीचर वाइज मतलब इंग्लिश के जो टीचर्स आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, स्मृति मैम, बर्न सर, सोनिया मैम, इन सब की सीरीज है विद टॉपिक्स। लीगल के टीचर की है, रीजनिंग के टीचर की है, मैथ्स के टीचर की है। सो अगर आपने कोई क्लास मिस कर दिया है, गो टू द वीडियो सीरीज एंड वॉच दोज वीडियोस एंड यू कैन प्रिपेयर अगेन एंड यू कैन रिवाइज अगेन ऑल्सो। प्लस बहुत सारे मॉक पेपर्स ऑलरेडी हैं यार, जो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप उनको लगाना शुरू करिए मॉक पेपर्स को। सेक्शनल टेस्ट भी हैं, लीगल रीजनिंग के टेस्ट हैं, लॉजिकल रीजनिंग के हैं, क्यूटी मैथ्स के हैं। तो ये सारे टेस्ट आप एलएमएस पे जो ऑलरेडी हैं उनको लगाइए और प्रैक्टिस करना शुरू करिए। हम लोग जैसे जो अपने लाइव क्लासेस भी कर रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको दे रहे हैं, तो जो क्लासेस हम लोग देते हैं, आप लोग चैट के ऑप्शन में एलएमएस में भी और यूट्यूब चैनल पे भी चैट के ऑप्शंस में अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। तो जब भी हम नेक्स्ट लाइव क्लास में आएंगे उन क्वेश्चंस को हम पहले टेकअप करेंगे और क्वेश्चंस के बाद ही हम आगे क्लासेस को बढ़ाएंगे। सो दैट इज हाउ वी हैव प्लान्ड these coming days, how we are going to take online classes. So let's move forward for part 3 of Constitution of India and Fundamental Rights. So part 3 का जो पहला हमारा आर्टिकल है that is article 12 which defines a word called state. State word को define कर रहा है ये आर्टिकल। ये जो वर्ड है state इसको define कर रहा है। Now what it says in this part, unless the context otherwise requires, the state includes the government and Parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory or under the control of Government of India. So basically what it is doing, it is defining a word called state, this article 12. And in short, what they are telling you that state means any government body. Just by my writing, it's due to the tablet, I am not used to it. So any government body will be the meaning of state. Means अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी वर्ड आ रहा है स्टेट, तो आपको ये समझना है स्टेट का मतलब है एनी गवर्नमेंट बॉडी। सो वी कैन से पुलिस स्टेशन इज अ स्टेट, it is a government body. We can say that railway station, Lucknow railway station is a state. We can say that passport authority office is a state. We can say that uh,
We can say uh, DM office is a state, but law prep tutorial is not a state. So any kind of government body will be called state. It will be under the meaning of state for this part 3 of the constitution. Moving to article 13, which is one of the very important article of constitution of India. In this article, there are basically four parts of the article. And what does the first part says? I'm going to read it first and then I'll tell you the meaning. What is stating? All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall, to the extent of such inconsistency, be void. मतलब ये है कि जितने भी लॉज इंडिया में इन्फोर्स थे before 26 January 1950, when we became republic and our constitution was enforced, जितने भी लॉज चल रहे थे इन्फोर्स थे इंडिया में, और उनका अगर कोई भी पार्ट फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है या फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है उनका कोई भी पार्ट, वो पार्ट वॉइड हो जाएगा. वॉइड का मतलब है नो वैल्यू. उस पार्ट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा. नो वैल्यू ऑफ दैट पार्ट. पूरा सपोज एक पूरा एक्ट है, मोटर व्हीकल्स एक्ट, उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो पूरा एक्ट जो है वो वॉइड नहीं होगा. वो पर्टिकुलर सेक्शन जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है वो वॉइड हो जाएगा. इट विल हैव नो वैल्यू. Second clause of Article 13 is stating the state shall not make any law which takes away or abridges the right conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. Now Article 2 is saying कि 26 January 1950 के बाद, post 26 Jan, जितने भी लॉ आप बना रहे हो उनमें से अगर कोई भी क्लॉज या कोई भी लॉ या पूरा एक्ट या एक्ट का कोई पार्ट फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, वो पार्ट वॉइड होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा. सो पुराने की भी बात कर ली, 26 जनवरी के पहले से भी, और बात पहले की बात की सब क्लॉज 1 में, और बाद की बात कर रहे हैं सब क्लॉज 2 में. पोस्ट, प्री एंड पोस्ट दोनों बात कर रहे हैं. प्री की बात सब क्लॉज 1 में बात कर रहे हैं, पोस्ट की बात सब क्लॉज 2 में कर रहे हैं. दैट इफ एनी लॉ इज इनकंसिस्टेंट और contradicting fundamental rights guaranteed by the part 3 of Constitution of India, that will become void. Now subclause 3 is telling you the meaning or what all is included under law. So it includes ordinances जो president पास करते हैं, order कोर्ट पास करता है, bylaws, regulation, notification, custom use of territory of India, law forces, सब कुछ लॉ के मीनिंग के अंदर में आता है. सो यही सेम चीज को यहाँ पे भी पार्ट बी में बोला है थर्ड के. लॉ इन फोर्स इंक्लूड्स लॉ पास बाय लेजिस्लेचर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट previously repealed, notwithstanding any such law in any part thereof may not be then operation either at all or in particular parts. So basically law को डिफाइन किया है. सब क्लॉज 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये कह रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट of this constitution made under Article 368. Now Article 368 is basically article related to amendments. Amendment of what? जो आर्टिकल्स है ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है. अमेंडमेंट जो होता है ये
कुछ स्टेट आज सही नहीं चल रही है, सो नो इश्यूज। तो ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल्स। सो अमेंडमेंट बताता है कि जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती है वो पावर 368 में दी गई है। सो अगर कॉन्स्टिट्यू जो हमारी पार्लियामेंट है वो कोई अमेंडमेंट लेके आती है और वो अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है अगर, तो ये आर्टिकल 13 उस पर अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेंडमेंट्स के थ्रू गवर्नमेंट या पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट को हमसे छीन सकता है या वायलेट कर सकता है। ये बोला गया है जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये पार्ट आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं करेगा। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स कर रहा है आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं करेगा। बट एक केस लॉ में जिसका केस लॉ बड़ा फेमस केस लॉ है, केशव नंदा भारती, आपने शायद सुना हो इसका नाम, केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि आर्टिकल 13 जो है अप्लाई नहीं करेगा 368 के अमेंडमेंट्स में। बट अगर पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगी, वो अमेंड करने की पावर उसके पास नहीं होगी। इन शॉर्ट जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ये केशव नंदा भारती के केस लॉ से हमें पता लगता है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती है एक बात, और बाकी जो अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर रही है उसमें आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं करेगा। मतलब उसमें जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, अमेंडमेंट्स में रिव्यू नहीं करेगा। बाकी जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है जो भी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट बनाती है उसको कोर्ट रिव्यू कर सकता है कि वो लेजिस्लेशन सही है कि नहीं है, कहीं वो कॉन्ट्रोडिक्शन तो नहीं कर रहा है फंडामेंटल राइट्स का, कहीं वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं है। ये पावर आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट को दी गई है और हाई कोर्ट को भी दी गई है। सो लेट्स रिवाइज आर्टिकल 13 क्या क्या कह रहा है। पहली चीज ये कह रहा है कि सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि अगर कोई लॉ जो 1950 26 जनवरी 1950 से पहले इम्प्लीमेंटेड था और वो लॉ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज फंडामेंटल राइट को के साथ इनकंसिस्टेंट है, दैट लॉ विल बिकम वॉइड। नॉट होल एक्ट, दैट पर्टिकुलर सेक्शन विल बिकम वॉइड। अगर एक्ट का एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है इनकंसिस्टेंट है वो सेक्शन वॉइड हो जाएगा। सेकेंड सब क्लॉज 2 में कह रहा है कि स्टेट कोई नया लॉ नहीं बनाएगी जो कॉन्ट्रडिक्ट करे फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है। सब क्लॉज 3 बता रहा है लॉ, वट एवर लॉ जो वर्ड है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। 4 ये बता रहा है कि आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं करता है उन अमेंडमेंट्स में जो अंडर आर्टिकल 368 के अंडर में करे जाते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया केशव नंदा भारती का जो केस था, केशव नंदा भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को बेसिकली अमेंड नहीं करेगी, करती है तो कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होगी। लेट्स मूव टू आर्टिकल 14 नाउ विच इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट। क्योंकि आर्टिकल 12 को देखें और 13 को देखें अगर, तो 12 ने आर्टिकल स्टेट वर्ड को डिफाइन किया है और 13 बता रहा है कि पोस्ट और प्री कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट डेट से जो लॉज हैं उनका क्या स्टेटस रहेगा इफ दे आर कॉन्ट्रोडिक्टिंग और इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। सो आर्टिकल 14 to 18 जो आर्टिकल्स हैं, these articles are related to right to equality। मतलब 14 से जो 18 है, they all are going to talk about right to equality। So let's see what does article 14 says। The article 14
is equality before the law. A very important article. The concept of equality has been defined. The concept of equality in India has been defined in this article. Looks very simple, a very small article, just 2-3 lines, but has a lot of deep meaning, and we have to understand this very properly. So let's go for a read first. It states, the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India. So ये दो पार्ट में है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट आगे का है. And it is starting from the state shall not deny. Before I tell you the meaning of Article 14, I want to tell you that these fundamental rights are guaranteed by state to you. Guaranteed by state means if your parents says you're under 18 that you should not speak, they're not violating your fundamental right. But if government body says that you're not supposed to speak, you cannot express your ideas, then they are violating your fundamental right. So these all fundamental rights has been guaranteed by the state, not by individuals. Now coming to Article 14, it says the state shall not deny, any government body cannot deny. Any government body cannot deny what? Equality before the law. So जितनी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, वो जो इंडियन सिटीजन्स हैं या जो सिटीजन्स नहीं भी हैं, पर्सन का वर्ड हो रहा है, ये भी इसका ही मीनिंग पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर फर्दर विल गो अहेड. ये जो वर्ड है पर्सन, कहीं कहीं वर्ड पर्सन आएगा और कहीं कहीं वर्ड सिटीजन आएगा जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं. सिटीजन मीन्स that particular fundamental right is guaranteed to Indian citizen only, and person means that fundamental right is available to anybody whoever is inside the territory or within the territory of India. So if a foreigner who belongs to, let's say, Sri Lanka, he is in India within the Indian territories, so that particular fundamental right is available to him also. और जहां पे सिटीजन लिख के आ रहा है, that fundamental right is only available to citizen of India. So that is the difference. So what it is stating, that state shall not deny to any person equality before the law. This means any government body cannot deny any person equality before the law. ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है. नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको सरकार मना नहीं करेगी, नेगेटिव से लेकर मना नहीं करेगी दैट यू आर नॉट इक्वल. इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं. आपने एग्जाम्पल का एक बहुत ही अच्छा, आप लोगों ने देखी होगी ये पिक्चर, हैव यू सीन, इसे रूल ऑफ लॉ भी बेसिकली कहते हैं, डाइसिस कॉन्सेप्ट है यूके का. जब भी कानून या लॉ का हम कोई स्कल्पचर देखते हैं जिसमें एक लेडी है, उस होल्डिंग तराजू, आंखों में पट्टी बंधी है, ब्लाइंड फोल्डेड है और तराजू बराबर है. सो इट शोज, इट डिनोट्स दैट लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन. सो सेम है कि लॉ इन इक्वल, आप वेदर आप यू आर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और यू आर a normal citizen or you are a businessman or a CA, the state is not going to treat you unequally before the law. लॉ के सामने आप सभी लोग बराबर. ठीक है. दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है. कह रहे हैं लाइक सर्कमस्टांसेस में सब लोग लाइक प्रोटेक्शन देंगे. लाइक सर्कमस्टांसेस में यू विल बी ट्रीटेड लाइकली. अब देखिए, इक्वल
इक्वालिटी की बात हो रही है, बट एक बात मैं आपको उससे पहले बता दूं, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि सब बराबर है। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता दैट एवरीबॉडी इज इक्वल। सो एक हमने ऐसे कंपटीशन लिखा किया और बोल दिया क्लास 4 टू क्लास 12 के स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू राइट एन एसे अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। Now, obviously, the students who are in class 9, 10th, 11, 12 will be writing better essay than students who are studying in class 4th and 5th. So, this is not the right concept of equality that everybody is equal. Equality means equality amongst equal. Equality means equality का मतलब है equality among equals. Among equals. इक्वालिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है दैट कि सब बराबर है। इक्वालिटी मीन्स अमंग इक्वल। इसको एक एग्जांपल से समझिए दैट हिंदू बॉयज कैन मैरी मैक्सिमम वन लेडी, मुस्लिम बॉयज कैन मैरी मैक्सिमम 4 ladies. Now we all are equal, so why Muslim men can have more wives? So the point is all Muslim men can have maximum 4 wives. All Hindu lads can have maximum 1 wife. Legally we are talking about. So all Muslim men are equality amongst equal. All Muslim boys are equality amongst equal. So equality का जो concept है उसमें आप ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसे बोलते हैं equality amongst equal, और ये reasonable classification कहते हैं जो, और the equal protection of the laws वाली लाइन है इसमें ये आती है चीज। Now what is reasonable classification? We have classified equality. जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, मुस्लिम बॉयज कैन हैव 4 वाइफ, हिंदू बॉय कैन हैव 1 वाइफ। तो रीजनेबली क्लासिफाई किया है, विद इंटेलिजेंस क्लासिफाई किया है, ठीक है। ऑल फेयर मैन कैन हैव समथिंग, ऑल डार्क मैन कैन हैव समथिंग, ये अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन है। तो वी हैव डन रीजनेबल क्लासिफिकेशन, और इक्वालिटी अमंग्स इक्वल्स होती है। So let's revise this article and come back to the article again. The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. So first part में कह रहे हैं लॉ आपको डिनाई नहीं करेगा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, irrespective to your caste, creed, race, law is not going to discriminate you. They will treat you equally, and they are going to give you equal protection also. This means in like circumstances you will be treated likely. जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया वो भी इसी पार्ट में फॉल करता है, दैट इक्वालिटी मींस इक्वालिटी अमंग्स इक्वल्स। सो दैट इज आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के बहुत सारे केस लॉज भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हैं, और अभी मेरे जहन में एक केस लॉ आ रहा है दैट इज अ वेरी फेमस केस लॉ, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें फैक्ट्स क्या थे कि गवर्नमेंट ने मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था वो सीज कर लिया था, और बेसिकली ऑर्डर्स ये दे दिए थे कि आप इनका पासपोर्ट इनको वापस मत करो, एंड मेनका गांधी वांटेड टू गो टू यूएस। नाउ व्हाट हैपेंड, मेनका गांधी फाइल्ड a case under article 32 which is right to constitutional remedies, and she used article 14, 19 and 21 in that particular case. So she said that I've been denied equality before the law. कैसे डिनाई किया गया था, उसने बोला था आप मेरे को रीजन बताइए मेरा पासपोर्ट आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं। सो आई एम नॉट बीन ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, आई बीन डिनाइड। सो इस आर्टिकल का यूसेज इस केस लॉ में हुआ था। मूविंग अहेड टू आर्टिकल 15 which the heading says prohibition of discrimination. So what does prohibition means? This word prohibition, इसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए अगर आप आगे पढ़ रहे हैं, और डिस्क्रिमिनेशन का भी मीनिंग मालूम होना चाहिए। सो प्रोहिबिशन मीन्स बैन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, है ना। सो यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, इट इज prohibited. Now there are two statements. Let's understand the meaning of prohibition. Somewhere it is written do not smoke,
डू नॉट स्मोक ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप वहां सिगरेट ना पिए। और अगर आप वहां सिगरेट पीते हैं सो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, वो एक स्टेटमेंट, एक रिक्वेस्ट है। On the other place it is written smoking is prohibited. Now, if you smoke at this place, you will be penalized for smoking. That means the word prohibition means that it is restricted, and if you are going to do that, you will be penalized. So, Article 15 says prohibition of discrimination means भेदभाव करना prohibited है, you'll be penalized if you are going to do it. So let's see what does Article 15 says. It states the state shall not discriminate against any citizen. देखिए आर्टिकल 14 में वर्ड था, क्या वर्ड था? पर्सन, एंड यहाँ पे है सिटीजन. The state shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. So this is saying that state, the government, any government body cannot discriminate any Indian on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. ये जो आर्टिकल 15 है ये रिलेशन में है यूसेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है. पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इसका ये थोड़ा सा स्लेट प्रॉब्लम कर रहा है आज. सो पब्लिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सरकारी प्रॉपर्टी होती है. रिवर, आपकी सिटी में जो रिवर है किसकी प्रॉपर्टी है? पब्लिक प्रॉपर्टी. वो प्रॉपर्टी किसकी है? दैट इज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. जिस रोड पे आप घूमने जाते हैं, इफ आई टॉक अबाउट आई एम स्टेइंग इन लखनऊ, सो लखनऊ इज अ प्लेस कॉल्ड हजरतगंज. Who owns Hazratganj? Government owns Hazratganj. The road you walk on is the government property. The river in your city or Himalayas, beautiful Himalayas we have in our northern state, Uttarakhand, Sikkim and West Bengal, इन सब में किसकी प्रॉपर्टी है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है. ठीक है. वेल्स होते हैं, रोड्स होती हैं, पब्लिक प्लेसेस होती हैं. ये सारी प्लेसेस आप यूज कर सकते हैं, आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी गवर्नमेंट. I'm again repeating, the state shall not discriminate against any citizen on the grounds of religion, race, caste, sex, any sex, place of birth or any of them with regard to usage of public property. So public property के रिगार्ड में आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है. आप पब्लिक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं होगा. दैट आप हिंदू हैं तो आप जो हैं हिमालय पे नहीं जा सकते हैं, आप याली रोड से नहीं निकल सकते हैं, या आप मुस्लिम हैं सो आप गंगा जी में नहीं नहा सकते. इट्स अ होली रिवर फॉर हिंदूज, सो गवर्नमेंट सेज नॉन हिंदूज आर नॉट गोइंग टू टेक बाथ इन द होली गैंजेस. It is not possible. If they are doing it, they are going to violate your fundamental right. So आर्टिकल 14 ने हमको कॉन्सेप्ट दिया इक्वालिटी का. बोला यू विल बी इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड लॉ इज गोइंग टू ट्रीट यू इक्वली इन इक्वल सर्कमस्टांसेस. देयर इज इक्वालिटी मींस इक्वालिटी अमंग्स इक्वल, रीजनेबल क्लासिफिकेशन. ये बात 14 ने बताई. नाउ व्हाट 15 इज टेलिंग यू दैट यू आर फ्री टू रोम अराउंड and use the government property without any discrimination. If government is going to discriminate on these four things, five things: religion, race, caste, sex means gender, or place of birth with regard to use of public property, ये नहीं हो सकता है. They are going to violate your fundamental right. They cannot discriminate you. So this is Article 15 stating. Now there is some, जैसे आप देख रहे हैं मैंने क्लॉज 1 ही इस पे लिखा है. देयर आर सम फ्यू मोर क्लॉजेस. उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. आर्टिकल 15 empowers government to make special provisions for women and children. So ऐसी public places बना सकती है government which is only for women and children. There can be bathing ghats only for women. There can be parks, playing area only for children.
सो women के लिए bathing घाट्स हैं, children के लिए parks हैं. This all is possible because it has given in Article 15 of Constitution of India. So let's revise once, then move ahead to Article 16 of Constitution of India. So Article 15 says the state shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. स्टेट यानी एनी गवर्नमेंट बॉडी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है इन ग्राउंड्स पे, रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे, कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते. सो दैट इज अबाउट आर्टिकल 15. लेट्स मूव टू आर्टिकल 16. द हेडिंग इज इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड इट रीड्स आउट, देयर शैल बी equality of opportunity for all the citizens. Now, word is citizen, again it is for Indians, not for persons, in matters relating to employment or appointment to any office under the state. Under the state means any government body. So जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सारे सिटीजन्स को मिलेगी. ये आर्टिकल स्टेट कर रहा है. There shall be equal opportunity for all the citizens. There will be no inequality when it comes to employment. Now there are few exceptions. Exceptions Article 16 में ही cover किए गए हैं. The Parliament has been empowered, or Parliament has this power to make special provisions for SC, ST, SC, ST, SC, ST and other weaker section of the society. इन तीन जातियों के लिए, जिसमें SC, ST और अदर वीकर सेक्शन आता है, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस पार्लियामेंट बना सकती है. यहीं से रिजर्वेशन आता है. जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में फॉर SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, वो आर्टिकल 16 से ही आता है. इसमें एक और एक्सेप्शन है. कुछ गवर्नमेंट बॉडीज होती है जो रिलीजियस ट्रस्ट के को भी हैंडल करती हैं, वक्फ बोर्ड में होती है. अगर मैं लखनऊ का एग्जांपल लूं तो इमाम बाड़ा जो हमारे यहाँ है, बड़ा इमाम बाड़ा एक टूरिस्ट प्लेस है, एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, भूल भुलैया है उसमें. सो ये बेसिकली मुस्लिम वक्फ बोर्ड का है. और इसमें हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है उसका DM जो होता है वो एक मेंबर होता है, उसका मेंबर का चेयरमैन होता है कमिटी का. तो ये लोग भी इसके इश्यूज को देखते हैं, क्योंकि ये मॉन्यूमेंट है, इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारी कंट्री की. तो इसमें क्या होता है कि इमाम बाड़ा यानी यहाँ पे पूजा, इस्लामिक पूजा होती है, वर्शिप होती है इस्लामिक. तो वहाँ पे जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे, जो आपके इनके जो प्रीस्ट होंगे, यानी काजी कहा जाता है, या जो भी टर्म्स हैं, वो उन्हीं धर्मों के होंगे जिन धर्म का वो ट्रस्ट है. तो ये थोड़े एक्सेप्शन है. SC, ST के लिए स्पेशल प्रोविजन है. और ट्रस्ट ऐसे हैं जो रिलीजियस ट्रस्ट हैं, तो रिलीजियस ट्रस्ट पे जो पोस्ट हैं वो उसी रिलीजन के लोगों के लिए रिजर्व्ड होगी. ये इसके आपके आप कह सकते हैं एक्सेप्शंस है. सो इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. देयर शैल बी एन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट. यानी गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा. इसी में लिखा, इसी के ही सब क्लॉजेस में दिया गया है फॉर SC, STs एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए पार्लियामेंट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है जिससे रिजर्वेशन आता है. इसी के सब क्लॉजेस में दिया गया है कि जो रिलीजियस ट्रस्ट है उसमें उसी रिलीजन के लोगों को ही जॉब रिजर्व्ड रहेगा उन पोस्ट के लिए. सो दिस वाज आर्टिकल 16. मूविंग टू आर्टिकल 17 which states abolition of untouchability. Now what is untouchability? Untouchability is छुआछूत which people used to practice in India before. Now it has been abolished. Now what does article 17 says? It is untouchability is abolished. Abolished means मिटा दी गई है, अब exist नहीं करती है. And its practice in any form is forbidden
फॉरबिडन का मतलब होता है मना है, सजा मिलेगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे। द एनफोर्समेंट ऑफ डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट अनटचेबिलिटी शैल बी पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। फॉरबिडन है मतलब अगर कोई भी इसको प्रैक्टिस करेगा अनटचेबिलिटी को, विल बी पनिश एज पर इन अकॉर्डेंस टू लॉ। छुआछूत इंडिया से अबॉलिश्ड है, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इट यू विल बी penalize as per law। सो यहां पे क्या कर रहा है बेसिकली, अगर आप देखिए 14 ने इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया आपको, 15 ने आपको एम्पावर किया कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं उसको बिना भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक के आप लोग यूज कर सके, ठीक है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये 15 ने दिया। 16 is giving you equal opportunity for employment, which is very important for human life. You should have employment, you can earn. And 17 is abolishing untouchability. So basically the framers of the constitution what they are doing, वो पूरे समाज को बराबर कर रहे हैं और अनटचेबिलिटी अबॉलिश करके कास्ट सिस्टम को अबॉलिश कर रहे हैं। तो पहले कास्ट सिस्टम था ना हमारे यहाँ, जो वी यूज्ड टू कॉल इट वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणा, क्षत्रिया, वैश्यास एंड शूद्रा। तो ये जो अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर रहे हैं तो इस वर्ण व्यवस्था को हटा रहे हैं। जो पूरा कॉन्सेप्ट जो है इक्वालिटी का या फंडामेंटल राइट्स का वो यही है। द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे वांटेड दैट द सोसाइटी शुड बी इक्वल। इफ सोसाइटी इज इक्वल इट इज easy to govern and there will be harmony in the society. There will be less exploitation by one class of people to other class of people. So by making the society equal, how to make society equal? If you give equal rights to everyone, so society will become equal. That was a concept behind fundamental right. So that we see in Article 17 also, abolition of untouchability. So moving ahead to Article 18, which states abolition of titles। जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था कि पूरा जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस थे हमारे, इन्होंने बोला समाज को बराबर बना दो। समाज को बराबर कैसे बनाओगे? जब समाज को बराबर के सभी को इक्वल राइट्स दे दोगे। सो वेदर यू आर अ शूद्र और अ वैश्य और अ ब्राह्मण, यू हैव इक्वल राइट्स, सो दैट द गैप बिटवीन द सोसाइटी विल रिड्यूस and the society will become equal. That was the concept. Same concept को लेते हुए abolition of titles है। Now what were titles? Now what Britishers used to do, they used to give titles to the people who used to serve them well. You must have heard there used to be titles called Sir, Lord, Raja Bahadur, Talukedar. Now these titles were prefix. Prefix means they used to be before your name. I'm not talking about surnames like title, like somebody is Rakesh Gupta. So Gupta is a it is a suffix post your name. So I'm talking about prefix. Lord Mountbatten. So what is Lord? Lord was basically a title which was awarded to him. So there were titles which was awarded to Indians, and these titles were awarded by Britishers. And why they used to award these titles? Because these Indians used to serve them very well. So what used to happen? The person who used to get these titles used to become above the normal, above the masses. So first thing what the framers of constitution did, they abolished all these titles. So that is abolition of titles or royal titles. Let's see what is Article 18 stating. It is stating that no title not being a military or academic distinction shall be conferred by state. So basically क्या कह रहा है कि कोई भी जो टाइटल है वो नहीं दिया जा सकता। केवल दो प्रकार के टाइटल दिए जा सकते हैं, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के। मिलिट्री का क्या टाइटल? कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, कमांडर, these all are military titles. What are academic distinction titles? Advocate, engineer, doctor, chartered accountant, these all are academic distinction. So in India, apart military or academic distinction, no titles can be conferred. So if you are 10th pass, let's say your 12th pass, you can't write 10th pass Nitin Rakesh.
But if you're having a degree of law and you're registered at Bar Council, so you can write Advocate Nitin Rakesh. So only military or academic distinction title can be conferred in India. Now subclause 2 is stating that no citizen of India shall accept any title from any foreign state. So if you're an Indian, you cannot accept any title from a foreign state. If you follow cricket in India, normally people do. You must have heard there are a lot of players who have been awarded knighthood awards. Now, knighthood award से क्या होता है आपके नाम के आगे सर लग जाता है. So I can give you example like Sir Don Bradman, Sir Vivian Richards, Sir Gary Sobers, Sir Ian Botham. But there's no Sir Kapil Dev, there's no Sir Sunil Gavaskar, no Sir Sachin Tendulkar, or no Sir Virat Kohli. Because in India, you cannot accept any title without the permission of the president. So, before accepting any title, you have to take a permission of President of India. So, let's revise Article 18. Article 18 stating no title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. आप कोई भी टाइटल नहीं ले सकते हो. स्टेट बल्कि कन्फर करेगी नहीं टाइटल. दो ही तरीके के टाइटल कन्फर करेगी. एक मिलिट्री के जैसे आपके कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन ये होते हैं. ये एकेडमिक डिस्टिंक्शन के एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट इस तरीके के ही कन्फर हो सकते हैं. दूसरा कह रहा है दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट without the permission of the President of India. So this is about Article 18. So Article 18 to 18, Article 14 to 18. These all articles are about right to equality. 14 आपको कैसे इक्वल बना रहा है? लॉ के सामने इक्वल बना रहा है और बता रहा है लॉ आपको इक्वल प्रोटेक्शन भी देगा, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दे रहा है. 15 क्या कर रहा है? 15 is making you that the state cannot discriminate you while you are using the public property. They cannot discriminate you on the basis of religion, race, caste, sex, or place of birth. 16 is giving you right to equality in terms of employment, as you will be treated equally for the employment part also under government jobs or for common jobs. Abolition of untouchability is abolishing the basically the biasness which we used to have in caste system. So they're abolishing untouchability, they're abolishing the Varn Vyavastha and the people will be treated equally. And what Article 18 is doing, they're abolishing titles. If you had some title, it has been abolished. Only military or academic distinction titles can be conferred. So whole concept till Article 14 to 18 is all about right to equality. They're making the masses, they're making the country, the society equal by guaranteeing them fundamental rights, and these all are rights related to equality. So I'll be meeting you in the next class, and I hope you will revise all these fundamental rights which I have taught today from Article 14 to 18. And in next class we'll be doing the from Article 19, and we'll try to finish up till Article 32. Thank you very much. Be safe at your place. Jai Hind.